बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनीमिया। चैप्टर 3 फिजियोलॉजी का हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था ब्लड। आज हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ अनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, हेमरेजिक अनीमिया एंड हीमोलाइटिक अनीमिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनीमिया क्या होता है। व्हाट इज़ अनीमिया? वर्ड अनीमिया है जिसके आगे लगा हुआ है एन का मतलब होता है विदाउट, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। अनीमिया विदाउट ब्लड अमूमन क्या होता है, तमाम खून तो हमारी बॉडी से ज़ाया नहीं होता, लेकिन अनीमिया में अमूमन डिफिशेंसी हो जाती है या तो आरबीसीज़ की या फिर हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट की तरफ आएंगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमने। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड अनीमिया। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड मीन्स इसका ये होगा कि अगर आपके आरबीसीज़ जो हैं, खून के सुर्ख खलीए, हमने पढ़ा था ना, खून में जो है आरबीसीज़ होते हैं, डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं एंड प्लेटिलेट्स, जो कि प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। प्लाज्मा उसके इर्द गिर्द फैला होता है, एक फ्लूइड होता है प्लाज्मा, उसके अंदर आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ एंड प्लेटिलेट्स जो हैं मौजूद होते हैं। आरबीसीज़, डब्ल्यूबीसीज़ एंड प्लेटिलेट्स सेलुलर पार्ट होते हैं, प्लाज्मा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। ये कंपोजिशन हमने पढ़ी हुई है ब्लड की। तो यहाँ पे बताया गया डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ आरबीसीज़ और रेड ब्लड सेल्स। अगर आपके बॉडी के अंदर आरबीसीज़ की तादाद कम हो जाती है और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से कम हो जाती है ब्लड के अंदर, तो इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है या आरबीसीज़ की क्वांटिटी है वो उससे डिक्रीज़ हो जाना, इसको हम कहेंगे अनीमिया। अब अनीमिया का जो आरबीसीज़ का डिक्रीज़ हो जाना डिफरेंट काजेज़ की वजह से हो सकता है प्रोड्यूस तो सही हो रहे हों लेकिन वो डिफेक्टिव सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हों, या फिर प्रोड्यूस हुए हों किसी इंजरी की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लड जो लॉस हो गया हो, ज़ाया हो गया हो आपका बहुत ज़्यादा ब्लड, तो इस वजह से आरबीसीज़ की बॉडी में कमी हो गई। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए नॉर्मल सेल्स जब होते हैं ब्लड में, तो यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया नॉर्मल सेल आरबीसीज़ की तादाद दिखाई गई है, जबकि एनेमिक जब हो जाते हैं तो बहुत से सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाते हैं, जबकि उसकी तादाद डिक्रीज़ होने का मतलब है कम हो जाना। ठीक है, नॉर्मल तो तादाद है बॉडी के अंदर जो कैरी कर रही है ऑक्सीजन और आपके टिश्यूज़ तक पहुंचा रही है आरबीसीज़ की, लेकिन अगर वो कम हो गई वो तादाद तो हम इस कंडीशन को कहेंगे अनीमिया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिलो नॉर्मल लेवल इज कॉल्ड अनीमिया। आपके नॉर्मल लेवल से हीमोग्लोबिन का कम हो जाना अनीमिया कहलाता है। या फिर अनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यूज़। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, आपके अंदर कमी हो जाती है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहे होते हैं। हमने यही पढ़ा था ना कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है हीम, और ये जो है ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज़ तक लेके जाता है और टिश्यूज़ फिर उसे अपनी परफॉर्मेंस में एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके हेल्दी टिश्यू वर्क के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन उस तक पहुँचे, और ऑक्सीजन किस तरह पहुँचेगी? हीमोग्लोबिन के ज़रिए। हीमोग्लोबिन किस में होगा? आरबीसीज़ में। लेकिन अगर आरबीसीज़ की तादाद ही बॉडी के अंदर कम हो गई है, आप अनीमिया कंडीशन की तरफ आ गए हैं, तो ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तस्वीर में देखिए नॉर्मल जो नंबर ऑफ़ आरबीसीज़ दिखाए गए, नॉर्मल इस तस्वीर के अंदर आरबीसीज़ भी मौजूद हैं, प्लेटिलेट्स भी मौजूद हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी मौजूद हैं। लेकिन अनीमिक कंडीशन में क्या हुआ है कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो गई है। नॉर्मल नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं, फिर डिक्रीज नंबर ऑफ़ रेड ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं। अनीमिक कंडीशन के अंदर आरबीसीज़ की तादाद कम हो गई है, जिससे जाहिर हुआ कि अनीमिया कंडीशन में होता क्या है कि आरबीसीज़ की तादाद कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया ऑन बेसिस ऑफ काजेज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं।
काजेज़ के हिसाब से ब्लड लॉस अनीमिया, अनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आरबीसीज प्रोडक्शन। अब क्यों जो है अनीमिया हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, ज़ाया हो गया है, खून ज़ाया हो गया है किसी भी वजह से, कोई ट्रॉमा, इंजरी, एक्सीडेंट या फिर कोई बीमारी है, उसे क्रॉनिक डिजीज़ है लाइक अल्सर है या लीवर की कोई बीमारी है, सिरोटिक पेशेंट है या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ब्लड जो है खून आपकी बॉडी से ज़ाया हो सकता है। जबकि अनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन में होता ये है कि आपके बॉडी ने खून बनाया लेकिन आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से। हीमोलाइटिक जैसे अनीमिया की यहाँ पर मिसाल दी गई। हीमो का मतलब है ब्लड या आरबीसीज, लाइटिक का मतलब है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, उनका तबाह होना, उनका जो है ख़त्म होना। अगर ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, 120 डेज़ होता है अमूमन रेंज के खुद ब खुद बॉडी से आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या डेथ हो जाती है आरबीसीज की, वो 120 डेज़ है। लेकिन 120 डेज़ से पहले ही अगर ये सिलसिला हो रहा है तो भी आप एनेमिक हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। इसके बहुत से काजेज़ होते हैं जो हम आगे देखेंगे। अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आरबीसीज प्रोडक्शन, इस तरह की सिचुएशन में आप अनीमिया प्रोड्यूस है लेकिन वो इम्पेयर्ड थे, उनकी हो सकता है उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट था शक्ल सूरत में या फिर जो है उनमें फंक्शनली कोई डिफेक्ट आ गया है, लेकिन कोई ना कोई उनमें कोई ऐसी डिफिशिएंसी रह गई है जिसकी वजह से आरबीसी सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, सही तरीके से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे, फिर से अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के इसकी सिचुएशन में भी आप एनेमिक हो सकते हैं। अनीमिया ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल्स। सबसे पहले हम ब्लड लॉस का अनीमिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड लॉस अनीमिया में क्या है? अक्यूट पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया, हीमोरेजिक अनीमिया ही की एक टाइप है। इसमें क्या है? अक्यूट पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया में होता क्या है? इंजरी या सर्जरी के दौरान में या फिर एक्सीडेंट के दौरान में अचानक से आपका जो है ना खून ज़ाया हो गया हो, इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं अक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक अनीमिया। जबकि क्रॉनिक हेमोरेजिक अनीमिया में किसी बीमारी के तहत कोई क्रॉनिक सिचुएशन है, कंडीशन है, पुरानी कोई इन्फेक्शन है आपकी बॉडी के अंदर खुदा न खास्ता, या फिर जो है आपको कोई अल्सर बॉडी के अंदर मौजूद है, कोई स्टमक प्रॉब्लम या फिर लीवर प्रॉब्लम है, सिरोसिस काज हो गया है, इस तरह की सिचुएशन में किसी बीमारी की वजह से आपकी बॉडी से खून ज़ाया हो रहा है, इस तरह के होने वाले अनीमिया को हम कैटेगराइज करते हैं ब्लड लॉस अनीमिया में। अनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हीमोलाइटिक अनीमिया, जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी बॉडी के सेल बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अपने मखसूस मुद्दत में तो उसने ख़त्म होना होता है 120 डेज़ बाद, लेकिन उससे पहले ही वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आरबीसीज प्रोडक्शन इस तरह के आरबीसीज प्रोड्यूस हुए जो नॉर्मल नहीं हैं, जिनके जो है जैसा हमने बताया था, हमने शेप के बारे में पढ़ा था, हमने कलर के बारे में पढ़ा था, हमने डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था आरबीसीज़ के। लेकिन अगर डिफेक्टिव स्ट्रक्चर का आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है तो देन इसे हम कहेंगे अनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड आरबीसीज प्रोडक्शन। यहाँ पे अनीमिया ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन, जिसका मतलब होगा रैपिड इंक्रीज नंबर ऑफ अमाउंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्टर्ब हो रही है, जो रैपिड इंक्रीज या उसकी प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो रही है। एंड डिफरेंशिएशन जो स्टीम सेल्स, एप्लेस्टिक अनीमिया इसका एग्जांपल है। इसमें आपके जो है आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो मुतासिर हो रही है, इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है आरबीसीज। जबकि अनीमिया ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोफिलेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी में, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, या फिर किसी बीमारी की वजह हेरिडिटी प्रॉब्लम्स बाज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आरबीसीज की शेप जो है वो डिफरेंट होती है, नॉर्मल से हट के होती है, या फिर उनमें कोई ऐसी डिफिशिएंसी होती है आरबीसीज़ के अंदर लाइक जो कि उसकी शेप लाइक मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया, जो कि साइज़ में अमूमन बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, या फिर आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हुआ है। ये तमाम चीज़ें अनीमिया ड्यू टू द इम्पेयर्ड आरबीसीज़ प्रोडक्शन में आ जाती हैं। इन सब की डिटेल में एक एक करके आगे मौजूद है, या जो जितनी हो सके आज के लेक्चर में हो जाएंगी, वरना नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगी, सबकी डिटेल आ जाएगी जो मैं जिन जिन टाइप्स के बारे में बता रही हूँ।
वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में फ़र्दर हम देखेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है उसके फिज़िकली अपीयरेंस, उसकी बनावट, साख्त के हिसाब से जो है हमने क्लासिफाइड किया है अनीमिया को। या फिर एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा कि स्टडी ऑफ काजेज़ ऑफ डिज़ीज़, कि वो किस वजह से हो रही है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके हिसाब से अनीमिया को क्लासिफाइड किया गया है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मार्कोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक अनीमिया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनकी एक एक की डिटेल बताती हूँ आपको। एटोलॉजिकल अनीमिया मतलब काज क्या है उसका, उसके हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। हेमोरेजिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया, एप्लेस्टिक अनीमिया, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। ये अकॉर्डिंग टू काजेज़ क्लासिफाइड है, मीन्स दो तरीके से क्लासिफाइड है, मार्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और एटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डिटेल आगे देखते हैं। मार्फोलॉजिकली जो हमने अभी क्लासिफिकेशन की टाइप्स पढ़ी थी, आप उसमें देखें टाइप्स ऑफ अनीमिया में नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। अच्छा, यहाँ पे साइटिक है वर्ड, मैंने आपको बताया था जहाँ पे साइटिक आता है वहाँ पे मतलब होता है सेल, ठीक है। नॉर्मोसाइटिक यहाँ पे है कि क्योंकि हम मार्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसमें साइज़ एंड कलरिंग क्या, उसकी मार्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या डिस्टर्बेंस आई है। तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मो का मतलब नॉर्मल है यहाँ पर, और साइटिक जो सेल यानी कि सेल का जो साइज़ है वो कैसा होगा। नॉर्मोसाइटिक में नॉर्मल साइज़ एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मो मतलब नॉर्मल एंड क्रोमिक कलर को कहते हैं। क्रोम मीन्स कलर, क्रोम जहाँ पे भी वर्ड होगा वो कलर को शो करता है। तो नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक में नॉर्मल सेल साइज़ है इसका और नॉर्मल ही जो है उसका कलर है। आप कॉलम में देखें, टेबल पे देखें और तस्वीर में भी आपको देख के बताती हूँ। पहले आप टेबल में देखें, टाइप ऑफ अनीमिया लिखा हुआ है, वहाँ पे ये टाइप्स दी हुई हैं जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ी हैं। देन साइज़ ऑफ आरबीसीज दिया हुआ है। यहाँ पे एमसीवी का मतलब ये है कि मीन कार्पसल वॉल्यूम, ठीक है। कलर ऑफ आरबीसीज दिया गया है। अब देखना है कि किस में कलर और जो है साइज़ रूटीन से हटकर और किस में नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक में साइज़ आरबीसीज का नॉर्मल है, कलर भी आरबीसीज का नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक में क्या है, हाइपो मतलब कमी होता है किसी भी चीज़ में, लेस होता है। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मतलब कमी होता है। यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक साइज़ तो सही है लेकिन हाइपोक्रोमिक है, हाइपो मतलब कम होना या लेस होना, क्रोमिक उसका जो कलर है वो उसका रूटीन वाले कलर से लेस है। जबकि मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक मीन मैक्रो का मतलब है बड़ा एंड साइटिक सेल मतलब लार्ज साइज़ का सेल है, और हाइपोक्रोमिक हाइपो कम और क्रोमिक कलर लेस है मगर कलर में लेस है और साइज़ में बड़ा है। फिर है माइक्रोसाइटिक, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल छोटा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मीन्स माइक्रोसाइटिक साइज़ में स्मॉल है एंड हाइपोक्रोमिक कलर जो से रूटीन से लेस है, मतलब अपीयरेंस जो उसकी दिख रहा है जो शार्प रेड कलर वो शार्प रेड कलर से थोड़ा लेस है। देन मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रो मतलब बड़ा लार्ज साइज़ का सेल है और नॉर्मोक्रोमिक है लेकिन नॉर्मल कलर है। ये इसे इस तरह क्लासिफाइड किया गया। अब आप देखें जो हाइपरक्रोमिक होगा कलर वो देखें ऑरेंज शेड थोड़ा सा आ रहा है रेड के साथ ऑरेंज शेड। अगर नॉर्मोसाइटिक है हाइपरक्रोमिक है देन कलर आप देखें थोड़ा ब्राइटिश ऑरेंज शेड आ रहा है। देन नॉर्मोक्रोमिक में कलर आया हुआ है जो, और हाइपोक्रोमिक में बिल्कुल लेस हुआ हुआ है। जो नॉर्मोक्रोमिक की निस्बत हाइपरक्रोमिक में बहुत ज़्यादा तेज़ कलर है जबकि हाइपोक्रोमिक में लेस कलर है। साइज़ में भी देखें, साइज़ नीचे दिखाए गए मैक्रोसाइटिक होंगे ये लार्ज साइज़ के हैं, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मल साइज़ है इसका, जबकि माइक्रो में बहुत छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत छोटे हो गए तो भी ये एबनॉर्मलिटी होगी रेड ब्लड सेल्स की, अगर बहुत बड़े हो गए तो भी ये
एबनॉर्मलिटी होगी रेड ब्लड सेल्स की। अगर कलर बहुत ज़्यादा हाइपर है तो भी एबनॉर्मलिटी होगी, और अगर हाइपो है देन तो भी एबनॉर्मलिटी होगी। यहाँ पे आपको तस्वीर से समझ में आ जाएगा हाइपर में क्या है, नॉर्मो में क्या है एंड हाइपो में क्या है। इसी तरह साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से इन्हें दिखाया गया है। देन अगर हम वैसे अगर हम समझना चाहें अब कि नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया क्या होगा, इट इज इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसीज इज़ नॉर्मल बट द नंबर ऑफ आरबीसीज इज़ लेस। हम ये कह सकते हैं। आगे हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो काजेस के हिसाब से उनमें हीमोरेजिक एनीमिया के बारे में था। हीम वर्ड आ रहा है मीन्स ब्लड को जाहिर करता है, एंड रेज मीनिंग होगा रेज का मतलब होगा यहाँ पर एक्सेसिव लॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो मीन्स आपका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा फ्लो हो रहा है ब्लड का। तो हीमोरेजिक एनीमिया में क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, आपका खून ज़्यादा ज़ाया हो गया है किसी वजह से, किसी भी वजह से, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है। इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे हीमोरेजिक एनीमिया। अब इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट हीमोरेज हो सकता है या क्रॉनिक। एक्यूट हेमरेज में क्या है, इट रेफर्स टू सडन लॉस ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन अ काज ऑफ एक्सीडेंट। एक्यूट अमूमन क्या होता है, सडन मतलब अचानक से किसी वजह अचानक से होना और बस बहुत शिद्दत के साथ होना। एक्यूट में अमूमन ये हो रहा होता है, जबकि क्रॉनिक में क्या प्रोलॉन्ग टाइम, कोई अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम है, पुरानी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई डिफेक्ट हो रहा है तो उसे हम क्रॉनिक कह रहे होते हैं। एक्यूट हेमरेज मैंने आपको बताया जैसे कि लॉस ऑफ ब्लड को कहेंगे। Acute hemorrhage it refers to sudden loss of large quantity of blood as in a cause of accident। आपके बॉडी से वो जो है बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है किसी एक्सीडेंट की वजह से। डिक्रीज आरबीसीज काउंट काजेज हाइपोक्सिया, lack of oxygen stimulated the bone marrow to produce more number of RBCs। this condition is correct within 4 to 6 weeks हो जाती है। ये correct means RBCs की जो काउंट है अगर कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि आरबीसीज का काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यूज़ तक पहुंचाना। जब आरबीसीज की काउंट कम हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन के जो वो तरसील कर रहा है, ऑक्सीजन को जो दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई वो भी मुतासिर होगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल सिस्टम को मेंटेन रखे हुए है, फ़ौरन से बोन मैरो को एक सिग्नल भेजेंगे कि ना आप जल्दी से मज़ीद आरबीसीज़ को प्रोड्यूस करो। जब आरबीसीज़ की आपकी काउंट कम हो गया और हाइपोक्सिया की कंडीशन में आप चले जाओगे, देन स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ आरबीसीज़। तो आपके बॉडी में और ज़्यादा आरबीसीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही टिश्यूज़ को। जब ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही टिश्यूज़ को तो सिग्नल जनरेट होंगे कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और हमें मज़ीद आरबीसीज़ चाहिए। दिस कंडीशन इज़ करेक्ट विद इन 4 to 6 वीक्स। जब ये सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और आपके बोन मैरो को जल्दी आरबीसीज़ को प्रोड्यूस करने की हिदायत भेजी जाएगी, देन 4 to 6 वीक के अंदर ये नॉर्मल सही हो जाएगी। Chronic hemorrhage it refers to loss of blood by internal or external bleeding over a long period of time। इसमें क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम आपकी बॉडी से किसी भी वजह से इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग हो रही है, आपका खून ज़ाया हो रहा है, इट अकर्स द कंडीशन लाइक किस वजह से हो सकता है, ये पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, परपूरा की वजह से हो सकता है, हीमोफीलिया की वजह से हो सकता है, या मेनोरेजिया
एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग ऑफ मैस्चुरेशन इन वुमेंस की वजह से हो सकता है। ये काजेज़ हो सकते हैं कोई डिजीज़ की वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग का बायस बन रही है, आपकी बॉडी से खून ज़ाया हो रहा है अंदरूनी या बैरूनी तौर पर और बहुत लंबे अरसे से हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन को हम क्रॉनिक में ले आएंगे, क्रॉनिक हेमरेज होगा। अब उसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकती है। हो सकता है आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है आपको लीवर प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको अंदर ही अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी कोई ब्लीडिंग हो सकती है। डिफरेंट काज, या फिर आपका जो है ना हीमोफीलिया लाइक हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इन सब की डिटेल जो है हम लोग आगे स्टडी करेंगे एक एक की कि इसमें क्या होता है। फिर पूर्व में क्या होगा कि इस कंडीशन में ये होगा कि अमूमन आपकी स्किन के ऊपर पर्पल स्पॉट्स नज़र आते हैं, पर्पल किस्म के निशानात पड़ जाते हैं। पर्पल आल्सो कॉल्ड एज ब्लड स्पॉट्स और स्किन हेमरेज रेफर्स टू द पर्पल कलर्ड स्पॉट्स दैट आर मोस्ट रिकग्नाइजेबल ऑन अ स्किन। इस तस्वीर में देखिए स्किन के ऊपर पर्पलिश से निशान पड़ गए हैं। पर्पलिश से निशान पड़ने का मकसद ये है आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंटरनली या एक्सटर्नली कोई ना कोई इंटरनली अमूमन होती हैं डैमेज हुई हैं। इसका काज क्या है? पर्पल काज व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्रस्ट काजिंग ब्लड टू पूल अंडर द स्किन। ठीक है, अंडर द स्किन होगा। आपके इंटरनली ब्लड वेसल्स स्मॉल वेसल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, वो ब्रस्ट हुई हैं, उसकी वजह से स्किन के अंदर पूल अंडर द स्किन है, ये वर्ड स्किन है आगे जो कि पिक के पीछे चला गया, तस्वीर के पीछे चला गया, अंडर द स्किन। तो स्किन के अंदर ही वो खून जो है वो निकलना शुरू हो गया है जिसकी वजह से ये पर्पल निशान पड़ गए। पर्पलिश ये स्पॉट्स जो पड़ गए हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि इंटरनली कोई ब्लीडिंग हुई है आपकी किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इसकी निशानदेही होती है पर्पल कलर के स्पॉट्स से, यहाँ पर तस्वीर में जैसे दिखाया गया है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होगा? हीमोफीलिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इज़ severely reduced, causing the sufferer to bleed severely from even a slightly injury। इसमें होता ये है कि आपकी जो एबिलिटी होती है ब्लड क्लॉट करने की वो कम हो जाती है। अमूमन जैसे हमने पढ़ा था ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, जब भी डैमेज होता है कोई पोर्शन आपकी या खुदा ना खासा किसी इंजरी की वजह से बॉडी का कोई पोर्शन जो है डैमेज हो रहा होता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है ना प्रोटीन्स डिफरेंट किस्म की होती हैं खून को जमाने वाली, उनकी मदद से वहाँ पे एक नेट टाइप जाल बन जाता है, वेब बन जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजिन से फिब्रिन में तब्दील हो जाते हैं, वो फाइबर्स जो हैं आगे नेट टाइप जाल बना देते हैं जिसकी वजह से खून बाहर ज़ाया होने से बच जाता है, मतलब क्लॉटिंग वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। लेकिन अगर ये एबिलिटी आपके खून के अंदर कम है, देन आपको अगर कोई इंजरी हुई, छोटा सा कट भी लगा तो उससे आप बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, खून ज़ाया हो सकता है। इस कंडीशन में यही होता है कि पर्सन के जो खून है उसमें ये एबिलिटी कम होती है कि खून जम सके, और जब उससे खुदा ना खासा कोई ज़ख़म लगता है तो वहाँ पे क्लॉट बहुत देर से बनता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। देखिए आप तस्वीर में देखिए डैमेज ब्लड वेसल डैमेज हुई, खून बहना शुरू हुआ। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में नीचे वाली तस्वीर, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पे मौजूद ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वो क्लॉट बनाकर वो फाइबर्स जो होंगे उससे नेट टाइप जाल टाइप ये चीज़ बना लेंगी जिसमें सेल्स जो हैं आके जमा होना शुरू हो जाएंगे और खून जो ब्लीडिंग जो है बाहर की तरफ निकलना वो बंद हो जाएगी। नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है जैसे दिखाया गया है नीचे वाली तस्वीर में। ऊपर वाली तस्वीर में हीमोफीलिया सिचुएशन दिखाई गई है। यहाँ पर देखें ये नेट टाइप जो ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन है उन्होंने नेट टाइप फाइबर से बनाने की कोशिश की है क्लॉट, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं बन पाया या बहुत देर से बनेगा ये, जिसकी सिचुएशन में ब्लीडिंग मुसलसल हो रही है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गई है, मीन क्लॉटिंग की डिसऑर्डर, ब्लड क्लॉटिंग की डिसऑर्डर हो गई है।
और बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा इस सिचुएशन में। आपके माइनर से कट से भी बहुत ज़्यादा जो है ना खून बह सकता है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे हीमोफीलिया। या इसकी मोर इजी डेफिनेशन ये है, हीमोफीलिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच यूर ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली बिकॉज इट लैक्स सफिशेंट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। क्यों हीमोफीलिया हो रहा है? हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जो कि अमूमन जिसके अंदर ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली क्लॉट नहीं हो पाता ब्लड बिकॉज इट लैक्स सफिशेंट क्लॉटिंग प्रोटीन्स, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन है या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स के हमने नाम पढ़े थे। लास्ट आप लेक्चर्स निकाल के देखेंगे आपको पता चलेगा। उसी में हमने पढ़ा था हीमोफीलिया का एंटी हीमोफीलिक फैक्टर भी एक हमने पढ़ा था, और खून को जमाने के लिए और बहुत से जो प्रोटीन्स हैं उनको भी फैक्टर्स के नाम देकर हमने जाहिर किया था। तो उनकी जो है यहाँ पे कमी है। और खून को जब जैसे ही आपकी कोई इंजरी होगा वहाँ पे क्लॉट नहीं जम पाएगा और खून बहुत ज़्यादा खारिज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में देखें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है जैसे ही, तो ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करती हैं। ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करती हैं तो क्या होगा, वहाँ पे प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होती हैं, प्लेटलेट्स आगे जो है जमा होना शुरू हो जाती हैं और फिब्रिन क्लॉट बनता है। ये पूरा एक साइकिल हमने समझा था लास्ट टाइम में। क्या है, फिब्रिन क्लॉट बनेगा। जब फिब्रिन क्या फाइबर्स टाइप है खून को जमाने वाली प्रोटीन, तो ये यहाँ पे जाके जब आके जमा होंगे क्लॉट बनाएंगे तो खून खारिज होना बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में हुआ। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होगा, ब्लीडिंग जैसे ही स्टार्ट होगी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट करेंगी, इनकम्प्लीट प्लेटलेट्स कन्फाइंड ब्लीडिंग, वो जितनी नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट्स आके वहाँ पे जमा हो रही थी और क्लॉट बना रही थी, यहाँ पर इतनी नहीं बना पाएंगी और इनकम्प्लीट अंडर द डिलेड फॉर्मेशन एंड फिब्रिन क्लॉट कंटिन्यूड ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, या तो वो इनकम्प्लीट बनाएंगी क्लॉट को या फिर बहुत देर से बनाएंगी और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी और इस दौरान में बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक, हीमो का मतलब मैंने कहा था ब्लड, एंड लाइटिक मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। लाइसिस से निकला है ये वर्ड, इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। ठीक है, डिस्ट्रक्शन। हीमो मीन्स ब्लड एंड लाइटिक कम्स फ्रॉम लाइसिस या डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सो हीमोलाइटिक मीन्स destruction of RBCs. Hemolytic anemia is a disorder in which red blood cells are destroyed faster than they can be made. The destruction of red blood cells are called hemolysis. हीमोलाइटिक नाम से जाहिर है कि इसमें खून की डिस्ट्रक्शन होगी बहुत जल्दी। जो उसकी रूटीन की लाइफ है, लाइफ पीरियड है सेल का, उससे पहले ही सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी किसी भी वजह से, या सेल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो देन हीमोलाइटिक मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, या हम कह सकते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी डिसऑर्डर होगी जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। जितना तेज़ी से बनने से ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं, बन कम रहे हैं और डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC या रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। इस तरह की डिस्ट्रक्शन को हम कहेंगे हीमोलाइसिस या हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे इस कंडीशन को। हीमोलाइटिक एनीमिया में देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर दिखाए गए हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो हो सकता है इनकी देखें शेप ख़राब हो जाएगी, आप ये ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखें ये टूटे हुए सेल दिखाए उन्होंने, 2 पीसेस में दिखाए। इस तरह ये डिस्ट्रक्शन हो सकती है किसी भी वजह से इसके अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया की टाइप्स हैं फर्दर कि किस वजह से ये हीमोलाइसिस हो रही है। इसकी दो टाइप जो दिखाई हैं उन्होंने, इसमें है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया और एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इनका मतलब होता है सेल के इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक का मतलब है सेल के अंदर ही किसी वजह से की प्रॉब्लम या डिस्ट्रक्शन हो रही है, जबकि एक्सट्रिंसिक कोई बैरूनी फैक्टर हो सकता है। इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs इज़ ड्यू टू डिफेक्ट विद इन द रेड ब्लड सेल्स देमसेल्फ। रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही कोई डिफेक्ट है, मे बी कोई हेरिडिटेड प्रॉब्लम हो, कोई हेरिडिटेड डिसऑर्डर हो, कोई म्यूटेशन आई हुई हो, जिसकी वजह से सेल अपनी ही अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से उसकी लाइसिस हो रही है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। इसकी एक मिसाल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की आगे आपको डिटेल में बताती हूँ क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया हेरिडिटी एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर सेल की शेप जो है
वो सिकल टाइप हो जाती है। आगे मैं आपको समझाती हूँ, आगे तस्वीर भी है इसकी। एक्सट्रेंसिक मीन्स है कम्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से का कोई फैक्टर इफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है। एक्सट्रेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या आएगा, आरबीसीज आर प्रोड्यूस हेल्दी बट लेटर डिस्ट्रॉय बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एंटीबॉडीज़, केमिकल्स एंड ड्रग्स। आरबीसीज तो हेल्दी प्रोड्यूस हो रहे हैं बट लेटर डिस्ट्रॉय बाय एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन बाद में किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो डैमेज हुए हैं, लाइक एंटीबॉडीज़ की वजह से सकते हैं, किसी केमिकल की वजह से सकते हैं, कोई आप ड्रग ऐसी यूज़ की है या मिस यूज़ की है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हुए हैं या डैमेज हुए हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है, देखिए यहाँ पे तस्वीर में देखिए, नॉर्मल बाइकनकेव शेप दिखाई गई है, बाइकनकेव डिस्क शेप दिखाई गई है, लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, ये शेप जो है चेंज होकर इस तरह बन जाती है, जैसे स्टार्टिंग में जो चांद की शेप होती है वो, या फिर आरी की शेप होती है, आरी जिसे हम कह रहे होते हैं, सिकल इंग्लिश में कहते हैं इस शेप को, मतलब शेप चेंज हो गई है आरबीसी की। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होगा, इट इज़ वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन विच बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल शेप ब्लड सेल्स। बॉडी जो है इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगी जिसमें वो आरबीसीज जो प्रोड्यूस कर रही होगी, वो प्रोड्यूस तो करी लेकिन इस तरह प्रोड्यूस करिए जिनकी शेप जो है वो एबनॉर्मल है। क्रिसेंट एंड सिकल शेप हो सकती है। क्रिसेंट मतलब कहते हैं जो स्टार्टिंग में जो चांद, हिलाल जो चांद होता है, हिलाल जिसे हम कहते हैं, पहली दूसरी इस जो तारीखों में जो चांद हो रहा होता है, कर्व शेप, बिल्कुल कर्व बनता है जिसमें, या फिर सिकल शेप मतलब कर्व की तरह ये शेप आ जाएगी, नॉन एज अ सिकल सेल एनीमिया। इसीलिए इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं क्योंकि जो शेप है वो चेंज होकर कर्व्ड हो जाती है। इट इज़ एन इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर इन विच देयर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये हेरिडिटी विरासत में होती है। अगर फैमिली के अंदर पहले किसी को है तो आने वाले जो भी बच्चे होंगे या जो भी चिल्ड्रंस होंगे, ये फैमिली टू फैमिली रन करती जाएगी, अगले वाली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र होती जाएगी। हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है। इसमें होता क्या है कि आपके जो रेड ब्लड सेल इतने हेल्दी नहीं होते हैं कि क्योंकि उनकी शेप जो है डिफेक्टिव होती है, वो इस काबिल नहीं होते कि प्रॉपर ऑक्सीजन को कैरी करके आपकी बॉडी में पहुंचा सके टिश्यूज़ तक। यहाँ पे तस्वीर में देखिए एक और प्रॉब्लम यहाँ भी होगा, सिकल सेल एनीमिया जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, इसके अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन सही तरह कैरी नहीं कर पाएगा हीमोग्लोबिन और टिश्यूज़ तक पहुँचा नहीं पाएगा। सेकंड, अगर जो नॉर्मल होंगे वो तो नॉर्मली फ़्लो कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो ब्लड वेसल्स है उसके हिसाब से, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो अकॉर्डिंग टू ब्लड वेसल्स मूव कर जाते हैं, लचकदार होते हैं तो वो ब्लड वेसल्स की शेप के हिसाब से मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर सिकल सेल की शेप के हैं तो वो क्या करते हैं, वो खून को बहने में भी रुकावट कर देते हैं, वो कहीं जाके स्टॉप हो जाएंगे, अट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो शेप है वो रूटीन से डिफेक्ट की हुई है, चेंज है, और वो जाके जहाँ पे भी जमा होंगे वहाँ ब्लॉकेज का बायस भी बनेंगे। यहाँ पे देखें राइट साइड पे जो तस्वीर है उसमें दिखाया गया है सिकल सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, वो ब्लॉक कर रहे हैं ब्लड फ्लो को। एक तरफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन की तरसील तो रुकेगी ही रुकेगी, वो प्रॉपर नहीं हो रहेगी, दूसरा ब्लड का फ्लो भी इससे मुतासिर होगा। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने एनीमिया के बारे में पढ़ा है। एनीमिया क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ़ आरबीसीज और या डिक्रीज नंबर ऑफ़ लेवल ऑफ़ हीमोग्लोबिन होता है। इसके हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजिकली एंड एटोलॉजिकली हिसाब से भी क्लासिफिकेशन पढ़ी है। ये सब आप जो हैं अच्छे से अपना लीड कीजिएगा और राइट डाउन भी कीजिएगा। राइट डाउन करने से ये होगा कि आप लोगों के माइंड में रहेगा, अपने लेक्चर नोटबुक पे आप राइट डाउन करोगे, और बाकी के जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें कवर कर लेंगे। जो टर्म्स अभी रह गई हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।